रात में अचानक जब फोन की घंटी बजी, फोन भारत से था, तो अनु का दिल घबरा गया। फोन से बड़ी माँ के निधन की खबर पाकर अनु अपने को रोक नहीं सकी थी। सुबह की फ्लाइट की बुकिंग कराने के बाद एक पल को भी नींद नहीं आ सकी। बचपन से बड़ी होने तक की घटनाएं तरतीब बेतरतीब याद आती रही। सच तो ये था कि भारत से जुड़े रिश्ते नाते में बड़ी माँ ही एक संपर्क सूत्र बच रही थी। आज ये सूत्र भी टूट गया। बड़े पापा के स्वर्ग सिधारने के बाद, राकेश भैया की बहुत कोशिश करने के बाद भी बड़ी माँ ने अपना घर और देश नहीं छोड़ा। राकेश भैया अमेरिका बस गए। माँ पापा भी राजीव भैया के साथ ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे। घर के नाम पर तो सबके पास वही घर था जहाँ बड़ी माँ अकेली रह गई या छोड़ दी गई थी। ना जाने उनके अंतिम समय में राकेश भैया पहुंच पाए या नहीं। मृत्यु की खबर तो किसी पड़ोसी ने दी थी। अब तो पड़ोसी भी अनु के लिए अजनबी थे। कभी वह जमाना था जब वे सब कितने अपने हुआ करते थे। घर के दरवाजे पर खड़े लोगों के बीच से रास्ता बनाती अनु बड़ी माँ के पार्थिव शरीर के पास जा पहुंची। आंगन में तुलसी चौरा के नीचे गोबर से लिपी धरती पर बड़ी माँ चिर निद्रा में सो रही थी। चेहरे पर वही शांति जिससे अनु अच्छी तरह परिचित थी। अनु को देख कमला काकी आगे बढ़ाई। आ गई बिटिया, दीदी आखिरी समय में तुझे खूब याद करती रही। कमला काकी के सीने पर सिर धरकर अनु रो पड़ी। कमला काकी प्यार से उसकी पीठ सहलाती रह गई। जी भरकर रो चुकने के बाद अनु बड़ी माँ के सिरहाने बैठ गई। पंडित जी गीता का पाठ कर रहे थे। कमला काकी ने धीमे से बताया था, राकेश बाहर की व्यवस्था में व्यस्त है, बहू और बच्चों का आना नहीं हो सका। माँ पापा के लिए बड़ी माँ के शव को रोकने की सलाह पर राकेश भैया ने ना में सिर हिला दिया। गर्मी में इतनी देर तक शरीर रखना पॉसिबल नहीं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर ऐसा ही था तो मॉर्चरी में ही बॉडी रखनी थी। राकेश भैया की बात सही होते हुए भी अनु को बॉडी शब्द चुभ गया। कुछ देर पहले की सजीव बड़ी माँ अब बॉडी भर रह गई थी। बचपन से बड़ी माँ की गोद में खेलते बच्चे आज बड़े हो चुके हैं। राम नाम सत्य के साथ बड़ी माँ ने इस घर से विदा ले ली। अनु से नहाने धोने का आग्रह कर कमला काकी अन्य व्यवस्था में जुट गई थी। बचपन के परिचितों में बस कमला काकी और मनोहर काका ही तो शेष थे। बाकी पड़ोसी अपने अपने बच्चों के साथ कहीं और जा बसे थे। 8 वर्षों में इतना बदलाव अप्रत्याशित होते हुए भी सच था। सिर से नहाकर बाहर आई अनु को घर का सन्नाटा काटने सा लगा। मोहल्ले की अधिकांश औरतें रस्में निभा वापस नहाने धोने जा चुकी थी। रिश्तेदारों के नाम पर था ही कौन। उतनी सी देर में कमला काकी ना जाने कब नहा धोकर केतली में चाय लिए आ पहुंची। माला कमरा आंगन धो कमला काकी के आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी थी। आंचल से आंसू पोंछ चाची ने एक कप में चाय उड़ेल अनु की ओर बढ़ा दी थी। ले बेटी, इतनी दूर से आई है, गला सूख रहा होगा। तेरी बड़ी माँ होती तो। अनु सुबक कर रो पड़ी। हाथ में पकड़ा कप छलक गया। प्यार भरा हाथ पीठ पर धर कमला काकी ने अनु को सहारा सा दिया। चाय का घूंट गले से नीचे उतारती अनु ने आंसू पोंछ डाले। चारों ओर पसरे सन्नाटे ने अनु को सहमा सा दिया। इस घर में अनु का बचपन जुड़ा था। बड़े पापा, बड़ी माँ, माँ पापा, राकेश और राजीव भैया के बीच अकेली अनुराधा सबकी दुलारी थी। हर 30 त्योहार पर घर में कितनी रौनक हुआ करती। पड़ोस के सुधीर चाचा, मनोहर काका, शारदा काकी, सबके परिवार हवन में इकट्ठा होते। बड़े पापा सब परिवारों के बुजुर्ग माने जाते। तब ये घर सारे मोहल्लों का केंद्र हुआ करता था। रमा आंगन को लीप पोत चमका देती। बच्चों को लंबा हवन खासा उबाऊ लगता।
पर बड़े पापा के डर से सबको बैठना पड़ता। राखी पर अनु की बन आती। राखी बांधने के बदले रुपए देते दोनों भाई अड़ जाते। नहीं देंगे रुपया, ये तो पैसा ऐंठने का बहाना है। राजीव भैया की उस बात पर बड़े पापा नाराज हो जाते। वो डांट पड़ती कि बिना हील हवाला किए दोनों भाई चुपचाप पैसे थमा देते। बाद में भले ही उन पैसों को हथियाने के लिए अनु की लाख मिन्नतें लड़ाई करते। अपने राखी के रुपए से अनु को उन्हें फिल्म तो दिखानी ही पड़ती थी। तीज पर माँ और बड़ी माँ का उत्साह देखते ही बनता। बड़ी माँ को उस दिन बेटी की कमी खलती, पर अनु का लाड़ कर वह अपने मन की साध पूरी कर लेती। गोटा लगी पीली चुनरी के साथ सलवार सूट में अनु की सलोनी काया खिल उठती। झूले की ऊंची पेंग पर कितना मज़ा आता, और बस थोड़ा और ऊपर पहुंचकर वह सारे आसमान को मुट्ठी में समेट लेना चाहती थी। तीज के दिन ही लड़कों को महसूस हो पाता कि लड़की होना कितना अच्छा होता है। अभय ने तो हद ही कर डाली थी। बहन की साड़ी पहन अनु को उतनी ऊंची पेग पर आसमान छुआने चला था। डर कर अनु की चीख निकल गई थी। हाथ में पकड़ा झूला ना जाने कैसे छूट गया और वह धम से नीचे आ गिरी। माथे से निकली खून की धार पूरी चुनरी भिगो गई। सब दहशत में आ गए थे। हजार हजार गालियां देती शारदा मौसी ने अभय पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बौछार कर दी थी। बड़ी माँ मुश्किल से रोक पाई थी। क्यों मार रही हो शारदा? बच्चे की जान ही ले डालोगी? मर जाए तो जान छूटे। अब ये क्या बच्चा है? पूरे 17 साल का हो गया है, इसीलिए उसे इस तरह ढूंढ रही हो? बहुत हो गया, अब छोड़ो उसे। नहीं मौसी, गलती मेरी है। अन्नू इतना डर जाएगी मैंने सोचा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो माँ। अभय का स्वर गंभीर था। बस बस बहुत हो गया, अब भाग यहाँ से। माँ ने अभय को मीठी झिड़की दी थी। अनु का हाथ अनायासी माथे के ऊपर की ओर पड़े दाग पर चला गया। माँ को हमेशा दुख सालता। अनु के चांद से चेहरे पर दाग पड़ गया। शेखर ने भी एक बार कहा था प्लास्टिक सर्जरी से इस दाग को हटवा क्यों नहीं देती, पर अनु की इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं थी। घाट गए लोग वापस आ चुके थे। कमला काकी व्यस्त हो गई। रेवती दीदी के अंतिम काम में कोई कमी कसर ना रह जाए। पंडित जी के हाथ पांव धुला, नीम की पत्तियां थमा दी गई। सबका मुंह मीठा कराने के लिए कमला काकी ने ना जाने कब बेसन के लड्डू मंगा लिए थे। राकेश भैया के चेहरे पर खींच सी उभर आई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद सोऊंगा, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। पर बेटा 13 दिन तक तुम्हें ही सब नेम धर्म निभाना होगा। मैं इसी जगह कंबल बिछाए देती हूँ। मुझसे इस सीलन भरे कमरे में नहीं सोया जाएगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ, हो सके तो एक कप चाय भेज दीजिएगा। कमला काकी की बात अनसुनी कर अनु से चाय की फरमाइश कर राकेश भैया धड़धड़ा की सीढ़ियाँ चढ़ गया था। कमला काकी अवाक ताकती रह गई। रेवती जीजी की आत्मा जब यहाँ आएगी बेटे को ना पा कितना तड़पेगी। अनु को याद आया बड़े पापा के निधन के बाद पूरे 13 दिन बड़ी माँ धरती की सैया बना फलाहार पर रही थी। तभी जुबान से माँ ने खाट पर सोने की बात कही तो बड़ी माँ ने दृढ़ता से ना में सिर हिला दिया था। आज बड़ी माँ की आत्मा की शांति के लिए कौन विधि विधान पूरे करेगा। अनु को तो पहले ही पराया धन कह हर काम से अलग किया जाता रहा है। अचानक किसी परिचित आवाज़ ने अनु को चौंका दिया था। क्यों मौसी, पड़ गई ना सोच में? राकेश भैया की जगह मैं तैयार हूँ, बिछाओ खुश सैया। हमारे राकेश भैया 7 समंदर पार से दौड़े आए हैं, कितना थक गए होंगे ये तो सोचा होता। मौसी अपने आनंदी चेहरे के साथ सामने अभय खड़ा था, कुर्ते पजामे के ऊपर शॉल ओढ़े। अभय के चेहरे पर उम्र शायद अपना असर डालना भूल गई थी। ये भली कही,
बेटे की जगह पड़ोसी को रस्म निभाने की बात पहली बार सुनी। कमला काकी का स्वर खिन्न था। जब बड़ी माँ ने मुझे बेटे की जगह दी तो ये कर्तव्य भी मुझे ही निभाना है। मौसी, बोलो क्या करना है? अभय अब गंभीर था। पूरे 13 दिन धरती की सैया पर सोकर नियम से फलाहार पर रह पूजा पाठ करनी होगी। तू मांस मछली भक्षी कर सकेगा? मैं क्या कर सकूंगा उसकी चिंता छोड़ दो मौसी। तुम राकेश भैया को देखो, बड़ा पुण्य पाएगा अभय। रेवती दीदी की आत्मा को शांति मिले भगवान। अपने दोनों हाथ जोड़ सिर से लगा कमला काकी ने अदृश्य को प्रणाम किया था। स्तब्ध अनु ताकती रह गई थी। जिस अभय का इस घर में वैसा अपमान किया गया, वही आज बड़ी माँ के बेटे का फर्ज निभाने आगे बढ़ाया था। शरीर से कुर्ता उतारते अभय की नजरें अनु पर पड़ी थी। हाथ ठिठक से गए। अनु ने नजरें झुका ली थी। अनु बिटिया, चल तू भी घड़ी भर आराम कर ले, तब तक इसके लिए मैं आसन बिछा दूं। पंडित जी आते होंगे। निःशब्द सिर झुकाए अनु कमरे से बाहर चली गई, पर पीठ पर गड़ी 2 आंखें उसे अंदर तक उद्वेलित कर गई। माँ पापा के कमरे में सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित था। जेठानी देवरानी में अच्छी पड़ती थी। माँ पापा के ऑस्ट्रेलिया चले जाने के बाद भी ये कमरा उनके नाम पर सजा सवरा रहा। उसे किराए पर या किसी और प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की बात बड़ी माँ ने शायद कभी नहीं सोची। माँ के पलंग पर लेटी अनु को जोरों की रुलाई आ रही थी। अपने इस घर में कभी उसने ऐसा अकेलापन महसूस नहीं किया। दोनों भाई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तब माँ, बड़ी माँ और मोहल्ले की चाची मौसी के बीच वो कभी अकेली नहीं थी। अतीत का एक नाम याद करने में अनु को संकोच क्यों हो रहा था? अभय ने क्या कभी उसे अकेली रहने दिया था? हमेशा छाया बना अभय अनु का खालीपन भरता रहा। कभी तो उसकी मौजूदगी पर अनु खींच जाती, अनचाहे ही वह उसका अंगरक्षक बन जाता। साथ की सहेलियां जब अभय का नाम ले उसे छेड़ती तो अनु को सचमुच गुस्सा हो आता। अनु की पसंद लायक अभय में था ही क्या? विधवा माँ का इकलौता बेटा, उस पर जमीन जायदाद के नाम पर सिर पर 2 कमरों का छोटा सा मकान भर उसकी पूंजी थी। पढ़ाई लिखाई में सामान्य अभय से किसी को ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी। कभी अनु को लगता अगर वह उसका पीछा छोड़ पढ़ाई में मन लगाता तो शायद परिणाम अच्छे रहते। अनु के मुंह से निकली बात पूरी करना अभय का परम कर्तव्य होता। राजीव भैया की शादी में अनु ने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ना जाने कितनी बार अभय को दौड़ाया था। उस दिन तो हद ही हो गई। पूरे काम निपटा अभय खाने बैठा ही था कि अनु को याद आया कि शाम को पार्टी में पहनने वाले सलवार सूट के साथ की चुनरी टेलर के यहाँ से पीको होकर नहीं आई है। खाना छोड़ अभय को उठने का उपक्रम करते देख बड़ी माँ ने अनु को हल्के से झिड़का था। अरे बेटी, उसे खाना तो खा लेने दे, तेरी चुनरी भागी नहीं जा रही है। अभय असमंजस में पड़ गया था। अनु का मुंह तमतमा आया। लाड़ प्यार में पली अनु को बड़ी माँ की उतनी सी बात भी कितनी बुरी लग गई थी। ठीक है, मैं खुद जा रही हूँ, तुम बैठकर पेट भरकर खाना खा लो। अपमान से अभय का मुंह लाल पड़ गया था। सामने परोसी खाने की थाली छोड़ बाहर चला गया। तब भी अनु को अपने किए पर जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। बड़ी माँ की उतनी सी बात का गुस्सा अनु ने कई दिनों तक बड़ी माँ से बात न करके निकाला था। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस शाम चुनरी ओढ़ते उसकी आंखों के सामने अभय का कातर मुंह एक बार जरूर कौंधा था। सच तो ये था, उस घर में अभय को कभी इज्जत नहीं दी गई। वो सबके काम निपटाता रहे, उससे बस उतनी ही अपेक्षा रखी जाती। राजीव, राकेश भैया की पैंट शर्ट आयरन करने से लेकर उनकी कॉलेज की फीस जमा करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता अभय। कुछ भी ना देकर अभय पर सबका हक था।
ये हक खुद अभय ने ही दिया था। लेकिन क्यों? अभय के मन में उस घर में रहने वालों के लिए कौन सा मोह था? राकेश भैया की नौकरी लगने की पार्टी में भी अभय का पूरा ध्यान अनु पर केंद्रित था। अनु की प्लेट में कोई सब्जी खत्म हुई नहीं कि उस सब्जी के डोंगे के साथ अभय हाजिर हो जाता। अनु झुंझला उठती थी। मेरी प्लेट में आंख गड़ाए रखने के अलावा और दूसरा काम नहीं है तुमको? अनु की सहेलियों की मिलीजुली हंसी पर अभय शर्मा उठता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अनु मानो उसके जीवन का चरम लक्ष्य थी। उसके लिए कुछ भी कर पाने में अभय अपने को धन्य मानता। अनु के कॉलेज फंक्शन के रिहर्सलों में रोज अनु को रिहर्सल की जगह पर पहुंचाने और वापस लाने की जिम्मेदारी अभय सहर्ष उठाता। राजीव भैया के पास उन फिजूल कामों के लिए वक्त कहाँ होता था। सच तो ये था, उस घर के लिए अभय हमेशा एक जरूरत भर था। शारदा मौसी के कामों को नकार अभय उस घर में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता। एक दिन शारदा मौसी ने बड़े पापा से मनुहार की थी, इस पगले को भी अपनी शरण में ले लो भाई जी, घर में तो इसके पाँव ही नहीं टिकते। आपकी दया से कहीं लग जाए तो 4 पैसे का सहारा हो जाए। हाँ हाँ, देखता हूँ, जल्दी ही कोई काम देखूंगा। इंटरमीडिएट पास अभय को बड़े पापा ने ऑफिस में क्लर्की दिला शारदा मौसी का दिल जीत लिया। ऑफिस के बाद अभय का पूरा समय उनके लिए समर्पित रहता। अचानक एक दिन अनु अभय पर बहुत सहृदय हो आई थी। तुम अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते अभय? पढ़ने से तुम्हें आगे भी तरक्की मिल सकती है ना? अभय एकटक अनु का मुंह ताकता रह गया था। उस दिन के बाद से अभय ने घर में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अभय ने जब बीएससी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की तो अनु सचमुच खुश हुई थी। पापा ने पीठ ठोक शाबाशी दी थी। अभय का उत्साह देखते ही बनता था। पूरे घर को मिठाई खिला, माँ, बड़ी माँ, बड़े पापा सबके पांव छू आशीर्वाद लिया था। अनु को अलग से धन्यवाद देते अभय का चेहरा शर्म से लाल हो आया था। एमएससी के बाद अभय ने एक कॉलेज में लेक्चरशिप ले ली थी। घर में उसका आना जाना पहले जैसा ही था, पर अब अभय के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक रहती। उससे ऐसे वैसे काम कहने के लिए सबको संकोच होने लगा था। उसकी नौकरी का संतोष उसके पूरे घर में था। शारदा मौसी तो बड़े पापा के गुण गाते ना थकती। कुछ दिनों में दुबले पतले अभय के शरीर पर मांस चढ़ाया। गोरे चेहरे पर लाली आते ही अभय दूसरा ही व्यक्ति लगने लगा था। धीमे धीमे सोच समझकर बात करता अभय सबको सहज ही आकर्षित करता। राकेश भैया से अभय की ज़्यादा ही पटती। अभय में आए बदलाव को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा भी था, क्या बात है यार, अब तो पहचान में ही नहीं आते। अभय मुस्कुरा के चुप रह गया। अनु की सहेलियां भी अभय से बातें करने को उत्सुक रहती, पर वह सबसे मिलकर भी सबसे अलग ही बना रहता। हाँ, अनु के साथ होते ही उसका चेहरा अजीब चमक से उज्जवल हो उठता। ऐसा नहीं कि अनु अभय के इस बदलाव से अछूती थी, पर अभय को लेकर प्यार व्यार की बात उसने कभी नहीं सोची। शुरू से उसे जिस रूप में देखा, उसमें दासी भावना का प्रबल होने की वजह से उसके साथ वैसी कोई कल्पना उसके मन में आनी भी असंभव थी। पहले राजीव भैया, फिर राकेश भैया की शादी के बाद घर में रौनक बढ़ गई। 2 बहुओं के घर में रहने की वजह से माँ, बड़ी माँ को पास पड़ोस में घूमने बतियाने का समय ज़्यादा मिलने लगा। दोनों भाभीियों के साथ अनु का वक्त आराम से कट रहा था। पिछले कुछ दिनों से घर के सामने वाले घर में एक नया परिवार आ बसा था। अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा प्रेम देखने में भी बेहद आकर्षक था। पहले ही दिन अनु को प्रेम भा गया। प्रेम ने उसके ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। अनु का हिस्ट्री डिपार्टमेंट और प्रेम का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पास पास ही थे। अक्सर प्रेम और अनु साथ साथ आने जाने लगे थे।
साथ ही सहेलियों ने दोनों को लेकर जब छेड़ना शुरू किया तो अनु का मन मीठी गुदगुदी से भर गया। प्रेम को लेकर उसने सपने देखने शुरू कर दिए। अब भाई भाभीियों की जगह उसे एकांत ज्यादा भाता। ना जाने क्यों राजीव भैया को प्रेम फूटी आंखों न सुहाता। ये लड़का पक्का आवारा है, माँ बाप के पैसों से गुलछर्रे उड़ा रहा है। वो कैसे? राकेश भैया इन बातों के प्रति अक्सर उदासीन ही रहते। अरे यार, दोस्तों के साथ होटल में शराब पीना क्या अच्छे लड़कों का काम है? अरे छोड़ो यार, आजकल सब चलता है। हम हम दोनों तो माँ की कड़ी देख रेख में पले हैं। बेवकूफ़ है। आज जमाना कहाँ पहुँच गया है, हमें होश भी नहीं। सचमुच बड़ी माँ की नज़रों से कोई नहीं छूटता था। उनके मुकाबले माँ का ध्यान सिवाय रसोई घर के और कहीं नहीं जाता था। बड़ी माँ ने किसी को शायद ही कभी डांटा फटकारा, पर उनकी नज़रों के आगे कुछ भी छिपा पाना संभव नहीं होता। माँ की सिधाई का बड़ी माँ ने कभी फायदा नहीं उठाया। वह उन्हें सच्चे दिल से छोटी बहन का प्यार देती रही। माँ भी उनका खूब सम्मान करती। भगवान ने मुझे बड़ी बहन नहीं दी, उसकी कमी दीदी ने पूरी की है। त्योहार पर पूरे घर के लिए कपड़े बनवाने की जिम्मेदारी बड़ी माँ पर रहती। घर के नौकर नौकरानियां भी उनकी दया से अछूते नहीं रहते। देवरानी के बच्चों को उन्होंने कभी पराया नहीं माना। उनको तो ले देकर बस एक राकेश भैया ही थे। बच्चों ने भी कभी अपना पराया नहीं जाना। घर की एकता बनाए रखने में बड़ी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। अक्सर देवर के लिए वह बड़े पापा से भी नाराज हो जाती। बहुत कम बोलकर भी बड़ी माँ अपनी बात सबसे कह जाती। बड़ी माँ ने अनजाने ही घर के पुरुषों को घरेलू बातों में दखल अंदाजी करने की जगह अपने पर निर्भर बना लिया था। उनके संरक्षण में किसी को शायद ही कोई शिकायत रही हो। पिछले कुछ दिनों से अनु कॉलेज से अक्सर देर से आने लगी थी। भोली भाली माँ ने उसके देर से आने का भले ही नोटिस न लिया हो, पर बड़ी माँ ने अचानक पूछ ही लिया था। क्या बात है अनु, तेरी क्लासें क्या देर तक लगने लगी हैं? अनु सकपका गई। हड़बड़ाहट में ठीक बहाना भी नहीं बना सकी थी। वो नहीं बड़ी माँ, मैं रश्मि के साथ चली गई थी ना। अच्छा, तो रश्मि के यहाँ देर हो जाती है। ऐसा कर, उसका टेलीफोन नंबर दे दे, कभी ज़रूरत पर तुझे बुलाना पड़ सकता है ना। नहीं बड़ी माँ, रश्मि के यहाँ फ़ोन नहीं है। देख अनु, हमेशा याद रख, लड़की का चरित्र कांच की तरह होता है। अगर ज़रा सी खरोच भी पड़ जाए तो लाख जतन पर भी नहीं जाता। मेरी बात समझ रही है ना अनु? जी बड़ी माँ। पाँव के नख से जमीन कुरेदती अनु सहम गई थी। बड़ी माँ के निर्देश पर अब कॉलेज से उसे घर ले जाने कभी राकेश भैया आते तो कभी राजीव भैया। जिस दिन अभय उसे कॉलेज से घर ले जाने पहुंचा, वह तमतमा आई थी। अच्छा, तो तुम बड़ी माँ के जासूस हो, घर का भेदी लंका ढाए। कहावत तुम जैसों के लिए ही बनी है। सच मानो अनु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। नहीं कहा तो क्या बड़ी माँ को सपना आया था? मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझती हूँ। काश तुम मेरे मन की बात समझ पाती। मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे मन में झांकने की। एक बात और सुन लो, अपनी औकात में रहो। मुझसे ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निःशब्द अभय उसके साथ चलता रहा। घर पहुँचते ही अनु फट पड़ी थी। अगर फिर कभी उस अभय के बच्चे को मुझे लाने भेजा तो मैं घर नहीं आऊँगी। मुझसे गंदी गंदी बातें करता है। मैं बच्ची नहीं हूँ जो रोज़ मुझे कोई लाने पहुँचाने जाए। क्या हुआ, मुझे बता, क्या कहा उस बदमाश ने? उसकी इतनी हिम्मत, टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम राजीव नहीं। राजीव भैया आवेश में आ गए थे। राजीव, तुम बाहर जाओ। एक बात सुन लो, अभय की टांगे तोड़ने की बात आज कही सो कह ली। आगे कभी ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बड़ी माँ के उस दृढ़ स्वर का भैया
प्रतिरोध ना कर सके थे। पर अनु नाराज हो उठी थी। आप बिना जाने उसका पक्ष ले रही हैं। अच्छा, तो अब अनु बेटी हमें सिखाएगी हम किसके साथ कैसा बर्ताव करें। बड़ी माँ की उस मुस्कान से अनु खिसिया गई थी। मीठी मार शायद उसी स्वर को कहते होंगे। उस दिन के बाद से अनु को कॉलेज से लाने के लिए कोई नहीं गया, पर अनु खुद ठीक समय पर वापस आने लगी थी। राकेश भैया को अमेरिका में एक अच्छे जॉब का ऑफर मिला था। घर में उल्लास और अवसाद का मिश्रित वातावरण था। पहली बार बड़ी माँ का मुंह उदास दिखा। जाने के उत्साह में राकेश भैया ने बड़ी माँ की वो उदासी अनदेखी कर दी। उनका कहना था वहाँ जमते ही बड़ी पापा और बड़ी माँ को अमेरिका बुला लेंगे। राकेश भैया भाभी जाने की तैयारियों में जुट गए थे। मौन रहकर बड़ी माँ उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहीं। जाने के दिन राकेश भैया जब बड़ी माँ के पांव छूने झुके तो बड़ी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दे आंचल से आंखें पोंछ डाली थी। घबराना नहीं माँ, मैं जल्दी ही तुम्हें ले जाऊंगा। ना रे राकेश, मैं अपना घर छोड़ कहीं नहीं जाने वाली, मैं इस घर में ही भली। वाह माँ जी, जहाँ बच्चे रहे वही घर होता है। राकेश भैया की पत्नी सारिका ने मीठे स्वर में कहा था। जहाँ रहो खुश रहो बहू, यहाँ ये बच्चे भी तो मेरे ही हैं। हो सके तो राकेश को वापस ले आना। अपनी बात कह बड़ी माँ तेजी से मुड़कर घर के अंदर चली गई थी। शायद अपने आंसू दिखाना उन्हें ठीक नहीं लगा था। घर वालों के बीच सबसे समन्वय बना रखने वाली बड़ी माँ ना जाने क्यों सारिका भाभी से कभी ज़्यादा नहीं जोड़ सकी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी सारिका भाभी इस घर को कभी भी अपना घर नहीं समझ पाई। राकेश भैया के अमेरिका जाने के पीछे सारिका भाभी का भी बहुत बड़ा हाथ था। शायद इसलिए बड़ी माँ ने उन्हें मन से कभी माफ़ नहीं किया। राकेश भैया और सारिका भाभी के अमेरिका चले जाने के बाद बड़ी माँ ने अपने को कमरे में कैद कर लिया था। अपने अकुशल हाथों में घर की बागडोर पा माँ डर गई थी। बड़ी माँ के हाथ जोड़कर वह उन्हें जबरन कैद से बाहर लाई थी। जी, तुम्हारे बिना ये घर संसार हमसे नहीं चलने वाला है। अगर तुमने घर परिवार नहीं संभाला तो हम अन्न जल त्याग देंगे। हार कर बड़ी माँ घर के काम काज में फिर जुट गई थी। इन कुछ एक दिनों में अनु बहुत आगे बढ़ गई थी। उस रात कमरे की खुली खिड़की से प्रेम जब उसके कमरे में पहुंचा तो पाँव की ठोकर से कमरे में रखा पीतल का लैंप जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरा था। प्रेम खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया था। शोर की आवाज सुन राजीव भैया, माँ, बड़ी माँ सब उसके कमरे में आ पहुंचे थे। भागते प्रेम की पीठ अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। राजीव भैया दहाड़े थे। कौन आया था इस कमरे में? अनु थर थर काँप रही थी। जल्दी बता वरना तेरी जान ले डालूंगा। राजीव भैया के उठे हाथ देख अनु की जान निकल गई थी। डरते डरते अस्फुट शब्दों से मुंह से निकला था, अभय। क्या उस साले की ये मजाल, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने चला है? आवेश में राजीव भैया सोते हुए अभय को उसके कमरे से खींचकर बाहर ले आए थे। ताबड़तोड़ थप्पड़ घूसों की बौछार के बावजूद अभय मौन बना रहा। शारदा मौसी हाथ जोड़ विनती करती जा रही थी, छोड़ दो बेटा, अब भागा जन्मते ही मर क्यों न गया। मैं तो समझी कमरे में सो रहा है। आखिर माँ के बीच बचाव से राजीव भैया ने उसे छोड़ा था, पर वह फुफकार रहे थे, खबरदार जो इस घर में फिर कभी पाँव भी रखा टांगी तोड़ दूंगा। उस बीच बड़ी माँ ना जाने कहाँ चली गई थी। अच्छा हुआ बड़े पापा के साथ पापा दिल्ली गए थे। पिछले कुछ दिनों से बड़े पापा को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। डॉक्टर ने दिल्ली हॉस्पिटल में जांच कराने की सलाह दी थी।
अगर वे लोग घर में होते तो शायद अभय का जिंदा रहना मुश्किल होता। 2 दिन तक घर में मौत सा सन्नाटा छाया रहा। पापा और बड़े पापा के आने से वातावरण और भी बोझिल हो उठा। बड़े पापा को लंग का कैंसर था। सब बातें छोड़ बड़ी माँ पति की परिचर्या में जुट गई। अपनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने पापा से जल्दी अनु की शादी निपटाने की बात दृढ़ स्वर में कही थी। अनु के लिए लड़का खोजने में पापा को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा था। वर्षों पहले लंदन में जा बसे उनके दोस्त को भारतीय पुत्रवधू चाहिए थी। शेखर को पहली नज़र में ही अनु पसंद आ गई। विदाई के समय बड़ी माँ ने गंभीर स्वर में कहा था, मेरी एक बात गांठ से बांध ले अनु, अपनी गलती छिपाने के लिए कभी किसी दूसरे को अपराधी मत बनाना। ऐसा करने से मन की शांति चली जाती है बिटिया। स्तब्ध अनु बड़ी माँ की आंखों में निहारती उनके सीने पर सिर रख जोर से रो पड़ी थी। उसका सिर सहलाती बड़ी माँ ने तसल्ली दी थी, जो गलती हो गई उसे भूल जा अनु, तेरी जगह मैं प्रायश्चित कर लूंगी। मुझ पर विश्वास है ना? हाँ बड़ी माँ, अपने से ज़्यादा मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे माफ़ कर दो बड़ी माँ। तब ठीक है, शांत मन अपने घर जा। मन पर किसी तरह का बोझ मत ले जाना बिटिया। ईश्वर तेरा कल्याण करे। लंदन में पति के घर में अनु को पूरा प्यार और सम्मान मिला। शेखर खुले दिल का लड़का था। उसे पाकर अनु का जीवन खुशियों से भर गया। सब कुछ होते हुए भी अनु के अंतर में एक ऐसी गांठ थी जिसे शेखर के साथ शेयर कर पाना असंभव था। कभी रातों में सोई अनु अचानक जागकर पसीने पसीने हो जाती। लगता उस पर कोई वार कर रहा है। सब उसे चोर कहकर पुकार रहे हैं। शेखर परेशान हो उठता, पर अनु बेचैन हो जाती। निरपराध निर्दोष अभय का वह अपमान क्या क्षम्य था? काश आने के पहले वह उसके पाँव में पड़ क्षमा मांग लेती तो उदार अभय क्या उसे माफ न करता? अपनी छटपटाहट बेचैनी जीती अनु एक बेटे की माँ बन गई थी। बेटे का नाम उसने निर्भय रखा था। शेखर को वो नाम ज़्यादा नहीं पसंद आया था। ये क्या दकियानुसी नाम रख रही हो? कोई नया नाम क्यों नहीं खोजती? यह निर्भय सा निडर अभय बने, इसलिए ये पुराना नाम ही चलेगा। तुम्हारी मर्जी। उसकी इच्छा देख शेखर ने बहस नहीं की थी। बड़े पापा की मृत्यु पर पहुंची अनु की आंखें अभय को खोजती रही। उस समय बड़ी माँ से कुछ पूछ पाना बहुत कठिन था। राजीव भैया अपने साथ माँ पापा को ऑस्ट्रेलिया ले जा चुके थे। बड़े पापा की मृत्यु पर माँ अकेली ही पहुंची थी। शारदा मौसी माँ के गले लग रो पड़ी थी। रोते रोते उन्होंने बताया था कि किसी छात्रवृत्ति पर अभय विदेश गया हुआ था। जिन्होंने उसे इस लायक बनाया, उनके अंतिम दर्शन भी वह नहीं कर सका। अनु को शारदा मौसी ने प्यार से सीने से चिपका के पूछा था, सुख से तो है ना अनु? तेरा बेटा तो एकदम राजकुमार सा लगता है। शारदा मौसी की बातों में कहीं कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। अनु का मन धरती में गड़ जाने को हुआ था। उसकी वजह से देवी तुल्य शारदा मौसी और अभय को व्यर्थ ही कितना अपमान झेलना पड़ा था। किसी को इतनी आसानी से क्षमा कर देना क्या उतना आसान होता है? अनजाने ही झुककर अनु ने शारदा मौसी के पांव छू लिए थे। शारदा जैसे घबराकर पीछे हट गई थी। अरे अरे, ये क्या कर रही है? कहीं बेटियां पांव छूती है? काहे पाप चढ़ा रही है बिटिया? शारदा मौसी संकुचित थी। देवी देवता के पांव छूने से पाप नहीं चढ़ता मौसी। रुलाई रोकती अनु कमरे से बाहर चली गई थी। कमला काकी ने आकर बत्ती जलाई थी। अनु जरा सा मुंह जुठा ले,
भूखे पेट सोएगी तो बड़ी माँ की आत्मा को तकलीफ होगी। राकेश तो सुनने वाला नहीं। नीचे सीढ़ियां उतरती अनु की नजर अभय पर पड़ी थी। ध्यानस्थ तपस्वी सदृश धरती पर बिछे कंबल पर बड़ी माँ के कमरे में अकेला बैठा अभय कोई किताब पढ़ रहा था। अनु का बहुत जी चाहा अभय के पास जा अपने अक्षम्य अपराध की क्षमा मांग ले, पर अभय के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। काकी, क्या अभय बड़ी माँ के पास आता रहता था? अरे तुझे नहीं पता, अभय तो दीदी का खास बेटा था। उनका अपना बेटा तो 7 समंदर पार जा उन्हें भुला ही बैठा था। शारदा मौसी कहाँ है? मोहल्ले की कुछ औरतें तीर्थ यात्रा पर गई हैं, वह भी उनके साथ गई हैं। जाना तो मुझे और जीजी को भी था, पर जीजी की तबीयत पहले ही खराब हो गई। उनके बिना मैं कैसे जाती? सोचा था अगले बरस हम दोनों जाएंगे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कमला काकी ने गीली आंखें आंचल से पोंछ अनु के आगे पड़ोस के घर से आया भोजन परोस दिया था। मुझे भूख नहीं है काकी। अरे बिटिया, ऐसे में किसे भूख लगे है, पर रीति रिवाज तो निभाने ही पड़े हैं। फिर ये पापी पेट क्या मानेगा? काकी, अभय ने कुछ खाया? उसे तो 13 दिन फलाहार पर रहना है। शारदा ने बड़े पुण्य किए थे ऐसे बेटे को जन्म दिया। लाख कहने पर आज तक शादी नहीं की है। माँ के साथ पूरे मोहल्ले की सेवा करता है। भगवान उसे लंबी उम्र दे। मनोहर काका की आवाज पर कमला काकी चली गई थी। अनु सोच में पड़ रही थी। अभय बड़ी माँ का इतना अभिन्न बन चुका है, इसकी खबर कभी बड़ी माँ ने नहीं दी। अनु के नाम उन्हें पत्र पहुँचते थे, पर अभय का उनमें कभी भी कहीं जिक्र तक नहीं रहता। ये सच है, अनु का वो झूठा आरोप बड़ी माँ से छिपा नहीं था। शायद इसीलिए जानकर उन्होंने अभय के बारे में उसे कभी नहीं लिखा। कौन विश्वास करेगा? बड़ी माँ का अपना कोख जन्मा बेटा ऊपर कमरे में आराम से सो रहा है, और ये अभय बड़ी माँ की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अपने सिर ले उन्हीं के सीलन भरे कमरे में अकेला बैठा साधना कर रहा है। क्या रिश्ता था अभय का बड़ी माँ से? दूसरे दिन राकेश भैया की तबीयत खराब हो गई थी। पूरी भाजी हजम कर पाना उन्हें संभव नहीं हो सका था। अपने घर से खिचड़ी बना कमला काकी ने राकेश भैया को खिलाई थी। बहुत रोकने पर भी वह पूछ बैठी थी, एक बात बता अनु, जीजी की आत्मा जब अपने कमरे में आएगी, वहाँ बेटे को न पा, क्या उनकी आत्मा शांति पा सकेगी? आप चिंता ना करें काकी, शरीर त्यागने के बाद आत्मा सुख दुख से परे हो जाती है। अनु ने भोली काकी को तसल्ली दी थी। 5वें दिन राकेश भैया चले गए थे। अमेरिका से सारिका भाभी का फ़ोन आया था। छोटे बेटे की तबीयत खराब थी, वह हॉस्पिटलाइज था। वैसे भी राकेश ने कहा था कि माँ का काम आर्य समाजी विधि से करने में क्या हर्ज है। उस समय कमला काकी ने उन्हें बताया था, जीजी नेम धर्म वाली स्त्री थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए 13 दिन तो नियम से रहना ही होगा। राकेश भैया की समस्या का समाधान अभय ने आगे बढ़कर कर दिया था। जन्म से ना सही, कर्म से तो वह बड़ी माँ का बेटा जरूर था। माँ पापा के आ जाने के बाद घर में जीवन के लक्ष्य दिखने लगे थे। अनु भी उनसे पूरे 1 वर्ष बाद मिली थी। ताज्जुब यही था कि अभय के प्रति माँ पापा भी बेहद सहृदय थे। माँ ने अब अभय के साथ घर को भी संभाल लिया था। कमला काकी उनकी मदद को थी ही। दिन भर काम के बाद माँ थोड़ा सो गई थी। पापा बाहर वाले कमरे में आराम कर रहे थे। धीमे से माँ को सोता छोड़ अनु बड़ी माँ के कमरे में पहुंची थी। उसके पाँव की आहट पर अभय ने नजरें उठाई थी। उसकी आंखें जैसे चमक सी उठी थी। तुम, आप, उस दिन तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया था अभय? इसीलिए इतना अपमान सहा था ना?
कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी अपराधिनी बनी रहूं? अनु का चेहरा लाल हो उठा था। एक पल उसकी ओर ताक विस्मित अभय हल्के से हंसा था। इतने दुख के समय ऐसी बातें करना ठीक है अनु? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें सच स्वीकार करना पड़ेगा। जानते हो, तुम्हारी उस महानता के नाटक की वजह से मैं पश्चाताप की आग में जलती रहती हूँ। अगर उस दिन सच कह दिया होता तो माँ की मार खाकर सब खत्म हो जाता, कोई अपराध बोध तो न सालता। तुम ऐसा ही सोचती हो अनु? हाँ, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। उस दिन चुपचाप अपमान सहने के बाद तुमने बड़ी माँ को मेरे विरुद्ध सब कुछ बताकर उनकी सहानुभूति और प्यार पाया है। क्या सच ये नहीं? बड़ी माँ को तो तुम बचपन से जानती हो। सच झूठ के बारे में क्या कभी उन्हें बताना पड़ा था अनु? सवाल पूछती अभय की आंखों ने अनु को तिलमिला दिया था। फिर उस दिन सच क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि वही तो सच था। क्या सच था? यही कि मैं रोज तुम्हारे पास पहुंचता था। झूठ, एकदम झूठ। मेरे कमरे में तुम कभी नहीं आए, कभी नहीं। क्या किसी के पास पहुंचने के लिए ज़रूरी होता है कि वह उसके पास सशरीर उपस्थित हो? मतलब? हाँ अनु, आज ये बात स्वीकार करने में मुझे जरा सी भी हिचक नहीं। तब मेरा मन हर पल हर समय सिर्फ तुम्हारे पास रहता था। उस रात भी मैं सपने में तुम्हारे साथ ही था। इसीलिए उस सच्चाई को स्वीकार कर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया अनु। सच वही था। और अब तुम्हारा मन कहाँ रहता है अभय? अब मैं उन सब बातों से ऊपर हूँ। बड़ी माँ से इतना प्यार मिला कि किसी से कोई शिकायत ही नहीं रही। तुमने अपना सच तो बता दिया, पर मेरा सच नहीं जानते। ये सच नहीं है कि सिर्फ डर के कारण ही मैं असलियत नहीं बता सकी। उस समय तुम्हें व्यर्थ दंडित होते देखने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं पहुंची थी, बल्कि लगा था तुम उसी के लायक हो। अपना दोष भी अपराध नहीं लगा था, पर तुमसे दूर जाकर मेरा मन बार बार धिक्कारता रहा। तुम्हें कलंकित कर अपना कलंक धोना मेरा अक्षम्य अपराध है। फिर भी क्या मुझ जैसी स्वार्थी लड़की को माफ कर सकोगे गौतम? फिर भी क्या मुझ जैसी स्वार्थी लड़की को माफ कर सकोगे अभय? माफी तो दोषी को मांगनी चाहिए। तुमने चाहा ही कब था? तुम्हें लेकर सपने बुनना तो मेरी गलती थी। ओह अभय, तुम इंसान नहीं देवता हो। अब तुम जरूर गलती कर रही हो अनु, एक कमजोर इंसान को देवता तुल्य मानकर। देवता का अपमान मत करो। बड़ी माँ क्या इसलिए तुम्हें इतना प्यार करती थी अभय? पता नहीं, पर तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने बुलाकर मुझे कहा कुछ नहीं, बस सिर पर आशीर्वाद का हाथ धर मौन रह गई थी। तुम उनकी बात समझ गए थे अभय? हाँ, इसलिए मैंने उन्हें अपने मन की पूरी कहानी सुना दी थी अनु। बड़ी माँ की गोद में खेलकर भी हम उन्हें उतना नहीं जान सके जितना तुम। क्या रिश्ते सिर्फ खून के ही होते हैं अनु? नहीं अभय, आज इस सच को मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? अभय के सामने दोनों हाथ जोड़ अपनी नम पलकों के साथ अनु कमरे से बाहर चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।